नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में माओवाद किस तरह से फैला हुआ है। हाल ही में कुछ माओवादियों की हत्या हुई है और ये माओवादी जो पकड़े गए हैं, कुछ मारे गए हैं जो इसमें परिवार वालों का, कुछ के परिवार वालों का कहना है कि वो तेंदू का पत्ता लेने गए थे और वो निहत्थे थे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें घेर के मार डाला। पर सिक्योरिटी फोर्सेस कहती है कि हम ऐसा क्यों ही करेंगे, बिना अगर हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती, बिना हमारी जानकारी के। पहली बात तो यहाँ पे जो भी कार्य हुआ है वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये कहा है। सच क्या है यहाँ ये हम जानने नहीं आए हैं, हम यहाँ ये जानने आए हैं कि माओवाद आखिर है क्या और क्या नक्सलवाद माओवाद ही है, ये जानेंगे। ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम आपको ये समझना होगा कि ये जीएस मेंस पेपर 3 का पार्ट है और यहाँ प्रीलिम्स में भी आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा है कि बीजापुर जिले में 12 माओवादी मारे गए हैं और ये कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जो माओवाद से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, जैसे बस्तर, दांतेवाड़ा, सुकमा, ये सब आप सुनते ही रहते होंगे। यहाँ माओवाद बहुत ज़्यादा है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 12 माओवादियों को मारा है। कुछ के परिवार वालों का कहना है कि ये तेंदू का पत्ता वहाँ कलेक्ट करने जाते थे, माओवादी नहीं थे और निहत्थे थे, तब भी घेर के मार दिया गया। पर यहाँ पे बीजापुर सुरक्षा बल का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो माओवादी ही थे। उन्होंने कहा हम बिना किसी इंटेलिजेंस के ऐसा काम कर ही नहीं सकते। घने जंगलों के अंदर स्थित ये गांव है पीडिया गांव, जो कि बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जहाँ ये सब हुआ है। यहाँ घने जंगलों के अंदर स्थित इस गाँव में कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है और वहां पहुंचने के लिए 5 पुलिस चौकियां को पार भी करना पड़ता है। सुरक्षा बलों के अनुसार मारे गए लोगों में से 6 जो थे वो मिलिशिया, प्रतिबंधित मिलिशिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो माओवादी है उससे बिलोंग करते थे, जबकि जो अन्य 6 मिलिशिया सदस्य थे ये क्षेत्र समिति के सदस्य थे, रेवोल्यूशनरी पीपल्स कमेटी के सदस्य थे। मिलिशिया कमांडर पर कुल 31 लाख रुपए का इनाम था उनके सर पे। बाकी अगर हम बाकियों की बात करें, निचले स्तर के लोगों पे 10,000 से लेकर 30,000 रुपए का इनाम इनके ऊपर था। चलिए अब जानते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्यों में माओवाद या नक्सलवाद बहुत प्रचुर मात्रा में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा भीषण रूप से ग्रसित छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं, तमिलनाडु एवं केरल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ क्षेत्र हैं। पर सबसे गंभीर रूप से ग्रसित कौन है? छत्तीसगढ़। असल में अगर हम माओवाद की बात करें तो वामपंथी अतिवादियों को विश्व के अन्य देशों में माओवादी कहा जाता है। अगर भारत की बात करें तो इन्हें नक्सली कहा जाता है। नक्सली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत नक्सलबाड़ी से हुई थी। नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है। 1967 में भारत में ये शुरू हुआ था और ये क्या आइडियोलॉजी रखती है? ये आइडियोलॉजी ये रखती है कि जितने भी ऐसे छोटे छोटे फार्मर्स या फिर लेबर्स हैं जिनकी ज़मीनें सरकार ने ले ली है या लेने के बाद कॉम्पनसेशन नहीं दिया है, उनको भड़काया जाता है और कहा जाता है कि सरकार को पूरी तरह से सत्ता से हमें किस रूप से हटाना है? हिंसा का इस्तेमाल करके हटाना है। तो सत्ता किस तरह से हटनी चाहिए? हिंसक तौर से, इसलिए ये गलत है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे ऐसे लोगों को इंक्लूड किया जाता है जिनको ज़्यादा पता नहीं है चीज़ें कैसे होती हैं और इनको भड़काना ज़्यादा आसान होता है, आर्थिक अभाव होता है। ठीक है, यह आंदोलन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे विकसित पूर्वी भारत के राज्यों में भी फैला हुआ है। यह माना जाता है कि नक्सली माओवादी राजनीतिक भावनाओं और विचारधारा का समर्थन करते हैं। माओवाद साम्यवाद का ही एक रूप है और ये किसने शुरू किया था? इसको माओ त्से तुंग ने शुरू किया था। माओ त्से तुंग ऑफ कोर्स चाइनीज प्रीमियर थे। इस सिद्धांत के समर्थक सशस्त्र विद्रोह, जन समूह और रणनीतिक गठजोड़ के संयोजन से राज्य की सत्ता पर कब्जा करने पर विश्वास रखती है। यहाँ पे वामपंथी अतिवाद के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो आदिवासी असंतोष है। आदिवासी बहुत ही साल से किस पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं? अपने फॉरेस्ट पे निर्भर रहते हैं, वनों पर निर्भर रहते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उपयोग आदिवासियों को लक्षित करने के लिए किया गया है, जो अपने जीवन यापन हेतु वनोपजन पर निर्भर है। अब सरकार अगर वन ले लेगी इनसे, इनके राइट्स छीन लेगी, इनके अधिकार छीन लेगी, तो इनके मन में असंतोष रहता है। विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों और अन्य कारणों की वजह से नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में व्यापक स्तर पर जनजातीय आबादी का विस्थापन हुआ है। इसी वजह से, विस्थापन की वजह से भी एक सेंस ऑफ
डिस्प्लेसमेंट और नॉन बिलोंगिंगनेस है। माओवादियों के लिए आसान लक्ष्य है क्योंकि ऐसे लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, स्पेशली आदिवासी। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको एजुकेशन भी नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको भड़काना आसान भी हो जाता है। सामाजिक आर्थिक प्रणाली में अंतराल है। सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किए गए विकास के बजाय हिंसक हमलों की संख्या के आधार पर अपनी सफलता को मानती है। ना नक्सलियों से लड़ने के लिए मजबूत तकनीकी बुद्धिमत्ता का अभाव है। आइडियोलॉजी तोड़नी है, अगर आइडियोलॉजी आपने तोड़ दी तो उसमें रिक्रूटमेंट होगा ही नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आइडियोलॉजी कैसे तोड़ेंगे? ये आइडियोलॉजी तोड़नी पड़ेगी कंटिन्यूअस सपोर्ट से। जब तक गवर्नमेंट एड नहीं देगी इनकी आइडियोलॉजी हटेगी नहीं। और आप लोगों को तो मार सकते हैं पर इस आइडियोलॉजी को हमेशा जीवित रखने के लिए भी कुछ लोग हैं। अगर हम बात करें भारत में शुरू कहाँ से हुआ था, जैसे कि मैंने बताया नक्सलबाड़ी से हुआ था, इसलिए इसको नक्सलवाद कहा जाता है। किसने शुरू किया था? पश्चिम बंगाल के, ये भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के तब के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ने 1967 में शुरू हुआ था। चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हाई चटर्जी ने शुरू किया था। नाम याद रखिएगा, आंसर मेंस का लिखेंगे उसमें आसानी होगी। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किए गए विकास के बजाय हिंसक हमलों की संख्या पर के आधार पर अपनी सफलता को मापती है। उदाहरण के लिए ढांचागत समस्याएं, जैसे कुछ गांव अभी तक किसी भी संचार नेटवर्क से ठीक से नहीं जुड़ पाए। मतलब आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया में अभी भी कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है। हाँ, ऐसे गाँव एग्जिस्ट करते हैं। जब तक वहाँ पे ऐसे ढांचागत अभाव रहेगा, आर्थिक अभाव रहेगा, वहाँ पे नक्सलवाद और माओवाद जिंदा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल करना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। वर्ष 2000 के आसपास छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या सामने आई और यहाँ स्थिति और भी गंभीर व चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ के कई क्षेत्र उस समय तक सर्वेक्षण या संस्थागत मैपिंग यहाँ की नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ के आंतरिक भाग में बुनियादी सुविधाएं जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, सड़कें आदि ये सब नहीं हैं। परिणाम स्वरूप ग्रामीणों ने भी राज्य के प्रति असंतोष की भावना रहती है। इसी का फायदा उठाकर नक्सली दुष्प्रचार के माध्यम से अपने कैडरों में भर्ती करते हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध शुरू किया गया सलवा जुडूम की भी काउंटर प्रोडक्टिव निकला। साथ ही कमज़ोर असूचना तंत्र, मतलब यहाँ पे जब इंटेलिजेंस ही नहीं मिल पाएगी, रियल टाइम इंटेलिजेंस, कोई चीज़ अभी घटित हो रही है वो पता चल जानी चाहिए, जब वही नहीं पता चल पाएगी तो यहाँ पे ऐसी दिक्कतें बढ़ती हैं। राज्य सरकार ने नक्सलवाद को रोकने के लिए जिला रिजर्व गार्ड का गठन तो किया है। इसमें आदिवासी क्षेत्र जैसे बक्सर आदि से युवा तथा आत्मसमर्पण किए गए नक्सली भी शामिल हैं, ताकि नक्सली बता सकें हमें, जो आत्मसमर्पित हैं वो बता सके कि इनका नेटवर्क काम कैसे करता है। और अगर हम युवाओं को इसमें लगाएंगे, ना कि नक्सलवाद में लगाएंगे, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा ये ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे और चुनौतियां भी हैं। देखो, माओवादियों के खिलाफ कोई हमारे पास समाधान नहीं है। मैंने जैसे कि कहा, सिद्धांत को तोड़ना है। अगर सिद्धांत टूट गया तो माओवादी बनेंगे ही नहीं, तो सिद्धांत या आइडियोलॉजी को तोड़ना पड़ेगा। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर राजनीतिक दलों ने इन आदिवासी क्षेत्रों में बहुत चुनाव लड़े। हालांकि किसी भी एक मुद्दे में ने माओवादी समस्या को हल करने की चुनौती का समाधान ही नहीं किया। इसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी को हतोत्साहित किया है। साथ ही साथ शासन संबंधी मुद्दे भी हैं। सरकार अपनी सफलता को नक्सल प्रभावित इलाके में जितने किए गए विकास के बजाय हिंसक हमलों की संख्या के आधार पर मापती है। यानी कि अगर कहीं हिंसा नहीं हो रही है, इसका मतलब सरकार कहेगी कि हाँ, यहाँ माओवादियों पर हमने हाथ कस लिया है, यहाँ पे माओवादी अब नहीं है। पर बात असल में ये है कि हो सकता है वहाँ पे हमले भले ही ना हो रहे हो, पर आइडियोलॉजी तो जिंदा है, सिद्धांत तो जिंदा है। वो क्यों जिंदा है? क्योंकि वहाँ पे आपने कोई ऐसे आर्थिक विकास किए ही नहीं। जिंदा अगर आज नहीं हिंसक हमले हो रहे हो तो हो सकता है 10 साल बाद हो। तो ये इशू है सबसे पहली चीज़। नक्सलियों से लड़ने के लिए मजबूत तकनीकी खुफिया जानकारी का भी अभाव है। उदाहरण के लिए मैंने बताया ढांचे की समस्या। प्रशासन की ओर से कोई अनुवर्ती कार्रवाई भी नहीं होती। ऐसा देखा जाता है कि पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेने के बाद भी प्रशासन उन क्षेत्रों के लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान नहीं कर पाती। पीसा का भी कार्यान्वयन नहीं हो पाया, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़। यहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज़ में खुद को लोग अपने आप को स्वशासित कर सकें, ऐसे एरिया में जहाँ आदिवासी बहुत रहते हैं, उसका भी एक्सटेंशन बहुत सारी जगहों नहीं हुआ है।
यह अधिनियम संबंधित क्षेत्राधिकार की आदिवासी समुदाय के सामाजिक आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए एकमात्र प्राधिकारी के रूप में ग्राम सभाओं में सशक्तिकरण की कल्पना करता है। और इस अधिनियम के पीछे इरादा जमीनी स्तर पर लोगों को सरकार के आमने सामने लाना था, जो कि हो नहीं पाया। हालांकि क्षेत्र में कुछ राजनीति दल पंचायत प्रावधानों और अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे लेकर आए हैं, लेकिन इस पर कुछ हो नहीं पाया, आगे नहीं बढ़ पाई बात। नक्सलवाद के विरुद्ध बहुत सारी पहल भी की है सरकार ने, इसको भी जान लेते हैं। सरकार ने समग्र दृष्टिकोण अपनाई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी हस्तक्षेप, विकासात्मक उपाय, यानी कि दोनों हैं, एक तो सुरक्षा रखनी है और दूसरा उस जगह का विकास करना है। जब विकसित कर देंगे तो वहाँ पे लोग आर्थिक रूप से जब मजबूत होने लगेंगे, विद्यालय बनेंगे, स्कूल बनेंगे, तो यहाँ पे इनको रेडिकलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे बंदोपाध्याय समिति 2006, इसने आदिवासियों के अनुकूल भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास प्रणाली अपनाने की सलाह दी, ताकि लोगों में असंतोष ना रहे, आदिवासियों में असंतोष ना रहे। असंतोष अगर आप हटा देंगे तो बहुत चीज़ें आप ठीक कर देंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना से संबंधित विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के साथ साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का भी क्रियान्वयन। सीपीआई यानी माओवादी, जो हिंसा की अधिकांश घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, उनसे संबंधित सभी गुटों को प्रतिबंधित किया। फिर आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, जैसे 24/7 केंद्रीय स्तर पर मल्टी एजेंसी सेंटर और राज्य स्तर पर राज्य मल्टी एजेंसी सेंटर के माध्यम से भी सूचना जारी करना। ऑपरेशन समाधान का भी संचालन हुआ। समाधान का अर्थ क्या है? एस से कुशल नेतृत्व, ठीक है, ए से आक्रामक रणनीति, फिर अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण, अभियोजन, गुप्तचर व्यवस्था, और डी का मतलब है क्या, कार्य योजना आधारित प्रदर्शन। एच का मतलब है कारगर प्रौद्योगिकी। ए का मतलब है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में कर दिया है यहाँ पे, प्रत्येक रणनीति की कार्य योजना। और एन, नक्सलियों के वित्तीय पहुंच को विफल करना। किस तरह से यहाँ पे वित्त पहुंच रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे डिजिटल कनेक्शन तो है नहीं, इस वजह से कैश में डीलिंग होती है। कैश स्मगलिंग कैसे होती है वो देखना ज़रूरी है। देखो, भारत में वामपंथी अतिवाद के कारणों पर चर्चा करते हुए वामपंथी अतिवाद के विरुद्ध सरकार की पहल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी नामक गांव में हुई। माओवादी साम्यवाद का एक रूप है जो माओ त्से-तुंग द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा कथन सत्य है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।